वक्त की सबसे बड़ी खबर आपके लिए यह है कि उत्तर प्रदेश की बांदा जेल में बंद मुख्तार अंसारी की तबीयत फिर से बिगड़ गई है और उसे बांदा के मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है। इससे पहले मुख्तार अंसारी ने अदालत में यह आरोप लगाया था कि उसे जेल में खाने में जहर मिलाकर दिया जा रहा है, उसे स्लो पॉइजन दिया जा रहा है। तो मुख्तार अंसारी एक बहुत बड़ा अपराधी है, जैसा कि आप जानते हैं। उत्तर प्रदेश में बांदा जेल में वो बंद है और अभी अदालत में कुछ ही दिन पहले मुख्तार अंसारी ने यह आरोप लगाया था कि उसे जेल में जान से मारने की सिफारिश की जा रही है और उसे जेल के अंदर स्लो पॉइजन दिया जा रहा है। और हमारे संवाददाता कुमार अभिषेक अभी फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ गए हैं, जो हमें ताजा स्थिति और इस खबर के बारे में बताएंगे। कुमार, आप बताइए, मुख्तार ने अभी कुछ दिन पहले ही ये कहा था कि उन्हें जेल में मारने की कोशिश हो रही है, जहर दिया जा रहा है, और अब फिर से अचानक तबीयत बिगड़ गई। लेटेस्ट जानकारी क्या है? देखिए, लेटेस्ट जानकारी ये है सुधीर जी कि इस वक्त लाया गया है मुख्तार अंसारी को बांदा के सरकारी राजकीय अस्पताल में, जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है। बताया ये जा रहा है कि एक बार फिर जेल में अपने सेल में का जो बाथरूम है वहां पर मुख्तार अंसारी बेहोश हो गए और उन्हें आनन फानन में फिर पुलिस के पूरे लाव लश्कर और अमले के साथ लेकर आया गया है एम्बुलेंस में। इस वक्त जो सरकारी अस्पताल है बांदा का, वहां उनका इलाज चल रहा है, लेकिन अभी तक स्वास्थ्य के बारे में कोई जानकारी नहीं मिल पा रही है कि आखिर उन्हें हुआ क्या है। हर कोई टाइट लिप्ड है, फिलहाल कोई कुछ नहीं बता रहा, लेकिन ये बात सही है कि 2 दिन पहले ये कहा गया था कि उनकी तबीयत ठीक हो गई है और फिर वापस बांदा जेल भेज दिया गया था। लगातार 2 डॉक्टर मॉनिटर कर रहे थे, हर 4-4 घंटे पर उनके पल्स को, बीपी को, तमाम जो पैरामीटर्स है उसको चेक किया जा रहा था। लेकिन आज अभी अचानक ये खबर आई है कि मुख्तार अंसारी को वापस। कुमार, मैं आपको रोकना चाहूंगा। अभी एक नई खबर ये आई है कि मुख्तार अंसारी को दिल का दौरा पड़ा है। यह नई खबर है। जेल के अंदर मुख्तार अंसारी को हो सकता है कि दिल का दौरा पड़ा हो, और यह एक गंभीर बात है। हम कुमार के पास एक बार फिर से चलते हैं। कुमार, आपको याद होगा जब अदालत में मुख्तार अंसारी ने यह आरोप लगाया था कि उन्हें स्लो पॉइजन दिया जा रहा है, डॉक्टरों ने उनकी जांच की और डॉक्टरों ने तब यह कहा कि असल में इन्हें ये जो पेट में दर्द हो रहा है, तबीयत बिगड़ी है, ये ओवर ईटिंग की वजह से बिगड़ी है, क्योंकि वो रोजा रखे हुए थे और जो वो अपना रोजा खोलते थे तो इतनी देर तक लगातार भूखे रहने के बाद वो बहुत सारा खाना खा रहे थे। ओवर ईटिंग की वजह से उन्हें यह समस्या हुई थी, तब ऐसा डॉक्टरों का कहना है। लेकिन अब खबर यह आ रही है कि उन्हें दिल का दौरा पड़ा है। आप कुछ बता पाएंगे इसके बारे में? बिल्कुल, जो सोर्सेज से खबर आई है सुधीर जी, वो यही है कि इस बार ओवर ईटिंग का कोई मामला नहीं है, ना ही पेट की गड़बड़ी का मामला है, बल्कि ये हार्ट अटैक आया है। ऐसा सूत्रों के हवाले से ये खबर मिल रही है कि ये हार्ट अटैक है और हो सकता है कि पिछली बार की अपेक्षा इस बार स्थिति ज्यादा गंभीर हो, लेकिन उससे ज्यादा अभी कोई कुछ बताने को तैयार नहीं है। ये खबरें भी जो निकल करके आ रही हैं, ये आधिकारिक सूत्रों से नहीं है, ये सब सोर्सेज के थ्रू निकल करके सामने आ रही हैं। खबर इतना ही है अभी तक आधिकारिक तरीके से, जिसे हम कह सकते हैं, वो ये कि जेल से दोबारा वापस लाया गया है मुख्तार अंसारी को बांदा के उस सरकारी अस्पताल में। कुमार, आपसे आखिरी सवाल मेरा ये है, जल्दी से मैं ये अपना आपसे आखिरी सवाल मैं ये जानना चाहता हूं कि क्या आपको ये एक एंगल भी लगता है इसमें कि मुख्तार अंसारी असल में बांदा की जेल में बड़े दुखी हैं, उत्तर प्रदेश की जेलों में वो बड़े दुखी हैं, वो किसी भी तरीके से राहत चाहते हैं, या तो उन्हें किसी और राज्य में शिफ्ट कर दिया जाए और या फिर इस जेल से राहत में किसी तरह टेम्परेरी राहत मिल जाए और उन्हें अस्पताल में शिफ्ट कर दिया जाए? क्या इसके पीछे उनकी एक ये रणनीति भी हो सकती है? देखिए, रणनीति तो कुछ भी हो सकती है, लेकिन अभी की स्थिति सुधीर जी ये है कि उसकी स्थिति सचमुच खराब है, तबीयत काफी खराब है और जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक स्थिति गंभीर बनी हुई है। ये जानकारी के आधार पर कह रहे हैं। हालांकि जो बात आपने कही है तो निश्चित तौर पर उनके परिवार ने, उनके भाई ने, सबने ये बात कही है कि बांदा के जेल में जो एक ट्रीटमेंट मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा है। बांदा के जेल और बांदा शहर में वैसी सुविधाएं नहीं है, इसलिए उन्हें
ऊंचे अस्पताल में, बड़े अस्पताल में शिफ्ट किया जाए, लेकिन अभी की स्थिति गंभीर होती जा रही है। दोबारा अभिषेक मैं आपको फिर से रोकूंगा। मुख्तार अंसारी के वकील क्या कह रहे हैं, पहले ये सुनवा देते हैं आपको। डॉक्टर अंदर गए हुए हैं जी, डीएम और एसपी साहब गए हुए हैं, जैसा होगा। प्रशासन ने आपको क्या सूचना दी थी? प्रशासन ने मुझको कोई सूचना नहीं दी, मुझे सूचना आप ही लोगों के माध्यम से जो मिली। जी, कैसी है हालत? क्या कुछ बताया गया है? कुछ भी नहीं बताया गया, कहीं थोड़ी देर में आपको बुलाया जाएगा, बताया जाएगा। कट मुख्तार अंसारी की तो इस वक्त की नई ताज़ा खबर यह है कि मुख्तार अंसारी की जेल में अचानक तबीयत खराब हो गई है। अब उन्हें अस्पताल ले जाया गया है और ये कहा जा रहा है कि उन्हें हार्ट अटैक आया है, दिल का दौरा उन्हें पड़ा है। और इससे पहले भी मुख्तार अंसारी ये बात कहते रहे हैं कि उन्हें जेल में खाने में कुछ मिलाकर दिया जा रहा है, उन्हें स्लो पॉइजन दिया जा रहा है, जिसकी वजह से उनकी तबीयत लगातार खराब चल रही थी। अब इस बात की जांच होगी कि उनकी तबीयत जो खराब हुई है, इसके पीछे सही कारण, असली कारण क्या है। अब हम आपको आज की सबसे बड़ी खबर के बारे में बताते हैं, और वो ये कि दिल्ली की एक अदालत ने शराब घोटाले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के रिमांड को 4 दिनों के लिए और बढ़ा दिया है। यानी अब ईडी के रिमांड में वो 4 दिन और रहेंगे और अब अरविंद केजरीवाल 1 अप्रैल तक ईडी की हिरासत में ही रहने वाले हैं। इस मामले में आज कोर्ट में 39 मिनट तक सुनवाई चली और बड़ी बात यह है कि इस दौरान अरविंद केजरीवाल ने खुद अपने केस की पैरवी की और वो भारत के पहले ऐसे मुख्यमंत्री बन गए जो स्वयं कोर्ट को यह बता रहे थे कि उनके रिमांड की अवधि को बढ़ाना क्यों अनुचित है और शराब घोटाले में उन्हें राजनीतिक षड्यंत्र के तहत फंसाया जा रहा है। और जिस तरह से आपने कई बार हिंदी फिल्मों में हीरो को अदालत में अपना केस लड़ते हुए देखा होगा, आपने देखा होगा हिंदी फिल्मों में जब हीरो अदालत में आता है, चाहे वो पुलिस की हिरासत में ही क्यों ना हो, तो वो अपना केस खुद लड़ता है और अदालत में आने के बाद नायक एक शानदार भाषण देता है और लोगों को भावुक कर देता है। दर्शक तालियां बजाते हैं ये भाषण सुनने के बाद। कोर्ट के सीन इसी तरीके से गढ़े जाते हैं। बिल्कुल ठीक उसी फिल्मी अंदाज में आज अरविंद केजरीवाल ने अदालत में अपना लंबा चौड़ा भाषण दिया और यह भाषण ऐसा था जैसे वो कोर्ट को नहीं बल्कि देश के लोगों को संबोधित कर रहे हो, उन्हें बता रहे हो कि कैसे राजनीति में उन्हें एक षड्यंत्र के तहत फंसाया गया है और कैसे वो बिल्कुल निर्दोष हैं। इससे भी बड़ी बात यह है कि जब अरविंद केजरीवाल अदालत में अपना पक्ष रख रहे थे तब जज ने उनसे कहा कि वो ये सारी बातें कोर्ट को लिखकर क्यों नहीं देते, आप ये लिखकर दे दीजिए, हम समझ जाएंगे आप क्या कहना चाहते हैं। लेकिन केजरीवाल ने कहा कि वो लिखकर नहीं बल्कि बोलना चाहते हैं। इसके बाद उन्होंने लगभग 5 मिनट तक कोर्ट के सामने अपना पक्ष रखा और ऐसा लगा जैसे उन्होंने कोर्ट रूम को ही अपनी राजनीतिक रैली का मंच बना दिया हो, या फिर यह समझ लीजिए कि कोर्ट रूम में ही जैसे उन्होंने अपनी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी हो और वो ये उम्मीद कर रहे हो कि देश के लोग जब उनकी बात सुनेंगे तो वो तालियां बजाएंगे। अब आप ये देखिए कि केजरीवाल ने आज अदालत में क्या कहा। उन्होंने अपने बयान की शुरुआत ईडी को धन्यवाद देने से की। उन्होंने कहा कि मैं ईडी के अफसरों को धन्यवाद देना चाहता हूं जो 2 वर्षों से शराब घोटाले की जांच कर रहे हैं। मुझे किसी अदालत ने शराब घोटाले का दोषी नहीं माना और ना ही मेरे ऊपर कोई मुकदमा चला और ना ही मेरे ऊपर कोई आरोप तय हुए, लेकिन इसके बावजूद मुझे गिरफ्तार कर लिया गया। अब तक इस मामले में सीबीआई 31,000 पेज अदालत में दायर कर चुकी है और कुल 294 लोगों से पूछताछ हुई है। ईडी ने भी 162 लोगों से पूछताछ की है और 25,000 पेज अदालत में दायर किए हैं। लेकिन मुझे क्यों गिरफ्तार किया गया है अभी तक यह नहीं बताया गया। मेरा नाम सिर्फ 4 जगह पर आया है जिनमें मनीष सिसोदिया के पूर्व सचिव सी अरविंद ने कहा है कि उन्होंने मेरी उपस्थिति में कुछ दस्तावेज मनीष सिसोदिया को दिए थे। लेकिन मेरे घर पर तो हर रोज विधायक आते रहते हैं, लेकिन क्या सिर्फ इसी की वजह से मुझे शराब घोटाले का आरोपी माना जाना चाहिए? अपने इसी बयान में अरविंद केजरीवाल ने पूर्व सांसद MS रेड्डी की गवाही का भी जिक्र किया और कहा कि उन्हें गिरफ्तार करने के लिए लोगों को उनके बयान बदलने के लिए मजबूर किया गया और उन्हें राजनीतिक षड्यंत्र के तहत फंसाने की कोशिश हुई। यह बात जब अरविंद केजरीवाल कह रहे थे तभी अदालत ने उनसे कहा कि वो उन्हें बोलने के लिए 5 मिनट से ज्यादा का समय नहीं दे सकती, जिसके बाद केजरीवाल ने कहा कि ईडी का मिशन सिर्फ और सिर्फ उन्हें फंसाना था। केजरीवाल ने कहा कि मेरे खिलाफ 3 बयान दर्ज हुए हैं, लेकिन उनमें से कोर्ट के सामने सिर्फ वही बयान लाया गया जिससे कि उन्हें फंसाया जा सके।
एक गवाह के 7 बार बयान दर्ज हुए, लेकिन उसके 6 बयानों को छोड़कर केवल उस बयान को अदालत के सामने प्रस्तुत किया गया जिसमें मेरा जिक्र था। और इससे आप समझ सकते हैं कि मेरे खिलाफ कितनी बड़ी साजिश हुई है। अरविंद केजरीवाल ने जज से यह भी पूछा कि क्या एक मुख्यमंत्री को गिरफ्तार करने के लिए 4 लोगों के बयान ही पर्याप्त हैं, और अगर 100 करोड़ रुपए का शराब घोटाला हुआ है तो फिर वो 100 करोड़ रुपए आखिर कहां गए, वो हैं कहां। केजरीवाल ने यह बात भी कही कि असली घोटाला ईडी की जांच के बाद शुरू हुआ, जिसके 2 मकसद थे, एक आम आदमी पार्टी को खत्म करना और दूसरा ईडी के जरिए वसूली का रैकेट चलाना। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि शराब घोटाले में गिरफ्तार होने वाले शरत रेड्डी की कंपनी ने बीजेपी को करोड़ों रुपए के चुनावी बॉन्ड खरीदकर चंदा दिया और उसे बाद में जमानत मिल गई, और असली घोटाला तो यही है जिसका अदालत को संज्ञान लेना चाहिए। तो अरविंद केजरीवाल ने किसी फिल्म के हीरो की तरह आज अदालत में एक ऐसा भाषण दिया जिसे सुनकर ऐसा लगता है कि केजरीवाल को वाकई में फंसाया गया है। आप भी उनकी ये सारी बातें सुनकर शायद यही सोचेंगे कि अरविंद केजरीवाल के साथ बड़ी नाइंसाफी हुई है, लेकिन जब अदालत ने ये सारी बातें सुनी तो अदालत ने केजरीवाल की रिमांड बढ़ाने की मांग को खारिज नहीं किया। यानी अदालत का दिल नहीं पसीजा। भाषण अच्छा था, लेकिन अदालत कानून के हिसाब से चलती है, अदालत सबूतों के हिसाब से चलती है, इमोशंस पर नहीं चलती। अदालत ने बल्कि यह कह दिया कि अभी अरविंद केजरीवाल 4 और दिन ईडी की हिरासत में रहेंगे, यानी ईडी की हिरासत को, केजरीवाल की जो हिरासत है उसे अदालत ने और बढ़ा दिया 4 दिन के लिए, इतनी शानदार परफॉर्मेंस के बावजूद। इसलिए अब आप ये देखिए कि आज ईडी ने कोर्ट को ऐसा क्या बताया कि अरविंद केजरीवाल को इतने शानदार भाषण के बाद भी बेल नहीं मिली, अदालत से कोई राहत नहीं मिली। तो ईडी ने यह कहा कि केजरीवाल से अब तक जो पूछताछ हुई है उसमें उन्होंने किसी भी सवाल का सीधा जवाब नहीं दिया है और वो पूछताछ में ईडी के साथ बिल्कुल सहयोग नहीं कर रहे हैं। ईडी ने यह भी कहा कि कोई भी व्यक्ति कानून से परे नहीं है, कानून से ऊपर नहीं है, हर व्यक्ति इस देश में बराबर है। और ईडी के सबूत हैं कि केजरीवाल ने शराब घोटाले में 100 करोड़ रुपए की रिश्वत मांगी और रिश्वत का यह पैसा गोवा के विधानसभा चुनावों में इस्तेमाल हुआ। और ईडी ने यह भी कहा कि उसके पास गोवा के विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी के पास हवाला से आए पैसे की पूरी मनी ट्रेल है। और ईडी ने अरविंद केजरीवाल से यह भी पूछा कि उन्हें यह कैसे पता चला कि इस मामले की जांच में ईडी के पास कितने दस्तावेज हैं और कितने नहीं। सबसे बड़ी बात ईडी ने यह कही कि अरविंद केजरीवाल से जुड़े एक मोबाइल फोन का डेटा ईडी ने निकाल लिया है, जिसकी जांच हो रही है। लेकिन 21 मार्च को अरविंद केजरीवाल के घर से ईडी को जो 4 डिजिटल डिवाइस मिले थे, उनके पासवर्ड अरविंद केजरीवाल ने अब तक ईडी को नहीं बताए हैं और कहा है कि वो अपने वकीलों से विचार विमर्श करने के बाद ही ये बताएंगे कि वो पासवर्ड देने के लिए तैयार हैं या नहीं। और ये बात सुनकर अदालत ने केजरीवाल की रिमांड 4 दिनों के लिए और बढ़ा दी। आप भी सोचिए कि अगर अरविंद केजरीवाल ने कुछ नहीं किया है तो वो इन डिजिटल डिवाइसेस का पासवर्ड ईडी को क्यों नहीं बता रहे, जबकि उनके वकीलों का और केजरीवाल का यह कहना है कि वो हिरासत में है और वो अपने किसी भी फोन का या लैपटॉप का पासवर्ड बताने के लिए बाध्य नहीं है, उन्हें पासवर्ड बताने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। इस सुनवाई के बीच आज दिल्ली के उपराज्यपाल वी.के. सक्सेना ने कहा है कि वो जेल से दिल्ली की सरकार को नहीं चलने देंगे। और जब उपराज्यपाल के इस बयान पर आज अदालत पहुंचने पर अरविंद केजरीवाल से सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि ये एक राजनीतिक षड्यंत्र है और जनता इसका जवाब देगी। सीएम सर, एलजी सेइंग कि सरकार जो है वो जेल से नहीं चलेगी। व्हाट वुड यू लाइक टू से ऑन दिस? एलजी कह रहे सरकार जेल से नहीं चलेगी। ये एक पॉलिटिकल षड्यंत्र है, जनता इसका जवाब देगी। सीएम सर, एलजी सेइंग कि सरकार जो है वो जेल से नहीं चलेगी। व्हाट वुड यू लाइक टू से ऑन दिस? एलजी कह रहे सरकार जेल से नहीं चलेगी। ये एक पॉलिटिकल षड्यंत्र है, जनता इसका जवाब देगी। अब आप ये देखिए कि दिल्ली हाई कोर्ट ने आज उस याचिका को कैसे खारिज कर दिया जिसमें अरविंद केजरीवाल के जेल से सरकार चलाने को लेकर चुनौती दी गई थी और कहा था कि केजरीवाल जेल में रहते हुए सरकार नहीं चला सकते। इस मामले में हाईकोर्ट ने सुनवाई करते हुए याचिकाकर्ता के वकील से पूछा कि क्या वो अदालत को यह बता सकते हैं कि यह किस कानून में लिखा है कि मुख्यमंत्री जेल से सरकार नहीं चला सकते। हाईकोर्ट ने यह पूछा कि जरा हमें दिखाइए कि ऐसा कहां लिखा है कि केजरीवाल या कोई भी मुख्यमंत्री जेल से सरकार नहीं चला सकता।
इसके बाद हाईकोर्ट ने कहा कि जेल से सरकार चलाने में कुछ व्यवहारिक परेशानियां, दिक्कतें हो सकती हैं, लेकिन अदालत को इस मामले में राष्ट्रपति या दिल्ली के उपराज्यपाल को निर्देश देने की जरूरत नहीं है और यह अदालत का काम है भी नहीं। और हाईकोर्ट को यह विश्वास है कि इस मामले में कुछ समय लग सकता है, लेकिन कार्यपालिका समय आने पर उचित फैसला लेगी और अदालत की तरफ से इसमें कोई दखल नहीं दिया जाएगा। यानी हाईकोर्ट ने आज साफ साफ कह दिया कि वो अरविंद केजरीवाल को जेल से सरकार चलाने पर नहीं रोकेगी और अगर इस मामले में कोई फैसला लेना भी है तो यह फैसला दिल्ली के उपराज्यपाल या देश के राष्ट्रपति लेंगे। और इस फैसले से यह बात बिल्कुल स्पष्ट है कि अरविंद केजरीवाल अभी मुख्यमंत्री के पद से इस्तीफा नहीं देंगे और वो ऐसे ही ईडी की हिरासत में रहते हुए या आगे चलकर अगर वो जेल भी जाते हैं तो वहीं से सरकार चलाते रहेंगे, वो झुकने वाले नहीं है। लेकिन यहां महत्वपूर्ण बात यह है कि अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद आम आदमी पार्टी के तमाम बड़े नेता अब पिक्चर से गायब हो गए हैं और अब सुनीता केजरीवाल ही मीडिया से संवाद कर रही हैं और वही हर जगह पर दिखाई भी दे रही हैं। और आज भी सुनीता केजरीवाल ने कहा है कि अरविंद केजरीवाल को बहुत तंग किया जा रहा है और उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं है और जनता इसका जवाब जरूर देगी। आप मिली है सर से, कुछ कहा सर ने, कुछ बात हुई? हाउ इज हिज हेल्थ मैम? मैम उनकी हेल्थ कैसी है? उनकी हेल्थ अभी ठीक नहीं है। आपके सीएम को बहुत तंग किया जा रहा है, बहुत परेशान किया जा रहा है, जनता जवाब देगी। आज सुनवाई के दौरान अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल और उनकी बेटी हर्षित केजरीवाल कोर्ट रूम में ही मौजूद थी, जबकि उनके पिता गोविंद राम केजरीवाल को आज सुबह मुख्यमंत्री आवास के बाहर देखा गया, जबकि वो काफी बूढ़े हैं, चलने में उन्हें परेशानी होती है और वो इस तरह से बहुत कम बार अपने घर के बाहर नजर आए हैं। अभी तक सार्वजनिक रूप से बहुत कम नजर आते हैं, लेकिन आज जब केजरीवाल की कोर्ट में पेशी होनी थी तो उनके पिता आज सुबह मीडिया के सामने आए और केजरीवाल ने अपनी गिरफ्तारी के बाद कहा भी था ये कि ईडी ने उन्हें इतनी जल्दी गिरफ्तार कर लिया, इतनी जल्दबाजी में गिरफ्तार किया कि वो अपने माता पिता से मिलकर उनका आशीर्वाद भी नहीं ले सके, माता पिता के पांव भी नहीं छू पाए। तो आज अदालत में अरविंद केजरीवाल का परिवार मौजूद था, उनकी पत्नी सुनीता केजरीवाल और उनकी बेटी हर्षिता, वो भी वहां पर मौजूद थे। तो सुनीता केजरीवाल को आपने देखा, हर्षिता केजरीवाल को आपने देखा और आज मीडिया के सामने उनके पिता भी आए। अरविंद केजरीवाल अकेले ऐसे नेता नहीं हैं जो अपनी गिरफ्तारी के बाद अपने परिवार के जरिए लोगों में सहानुभूति की लहर पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। उनके जो विरोधी हैं वो कम से कम यही आरोप लगा रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल अपने पिता की इन तस्वीरों को रिलीज करवाकर अपने लिए सहानुभूति पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसा उनके विरोधियों का आरोप है। इससे पहले आपको याद होगा जब मनीष सिसोदिया को अरेस्ट किया गया था तब उन्होंने भी ऐसी ही एक तस्वीर अपनी मां के साथ मीडिया के लिए रिलीज की थी। और उद्धव ठाकरे की पार्टी के नेता संजय राउत जब अरेस्ट हुए थे तब उन्होंने भी अपनी मां के साथ उनके चरण छूते हुए, उनका आशीर्वाद लेते हुए ऐसी ही तस्वीरें रिलीज की थी। और आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने भी अपनी गिरफ्तारी से पहले इसी तरह अपनी मां का आशीर्वाद लिया था और वो तस्वीरें भी संजय सिंह ने और उनकी टीम ने मीडिया में रिलीज कर दी थी। यानी गिरफ्तारी अब एक फिल्म की शूटिंग जैसी बन गई है जिसमें जमकर तस्वीरें खिंचवाई जाती हैं, वीडियो बनाया जाता है और ये तमाम नेता अपने परिवार के जरिए लोगों की सहानुभूति हासिल करने की कोशिश करते हैं। वरना ये जो सारी बातें हैं ये निजी चीजें होती हैं और भीड़ के रूप में समर्थकों को फिर इकट्ठा किया जाता है, अलग अलग फॉर्मेट्स में वीडियो तैयार किए जाते हैं और इस दौरान ज्यादातर नेताओं का फेवरेट डायलॉग होता है कि मोदी जी मुझसे डरते हैं और इसलिए उन्होंने मुझे अरेस्ट करवा लिया क्योंकि मोदी को मुझसे डर लगता है। और अब अरविंद केजरीवाल भी ठीक यही कर रहे हैं। आपको याद होगा जब प्रधानमंत्री मोदी अपनी स्वर्गीय मां के साथ कभी कोई वीडियो रिलीज किया करते थे तो यही विरोधी दल के जो नेता हैं ये प्रधानमंत्री मोदी की आलोचना करते थे और कहते थे कि जब वो अपनी मां से मिलने के लिए जाते हैं तो उनकी तस्वीरें क्यों बाहर आ रही हैं, उनके वीडियोस क्यों बाहर आ रहे हैं और उनका अक्सर मजाक उड़ाया जाता था। लेकिन अब आप ये देखिए कि विरोधी दल ही
कैसे ठीक उसी तरह के वीडियोस अब अपने लिए जारी करते हैं। अब आप यह देखिए कि केजरीवाल की गिरफ्तारी का दिल्ली के लोकसभा चुनावों पर क्या असर हो सकता है, क्योंकि देश भर में लोग यही बात पूछ रहे हैं कि इसका असर क्या होगा। तो वर्ष 2014 के लोकसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी को 33% और वर्ष 2019 में 18% वोट मिले थे और आम आदमी पार्टी पिछले दोनों चुनावों में दिल्ली की सभी 7 लोकसभा सीटों पर बीजेपी से हार गई थी। लेकिन इस बार आम आदमी पार्टी दिल्ली में कांग्रेस के साथ गठबंधन में मिलकर चुनाव लड़ रही है, जिसे 2019 में कांग्रेस को, आपको याद होगा, 23% वोट मिले थे और उससे पहले 2014 में 15% वोट मिले थे। अब आम आदमी पार्टी और कांग्रेस मिलकर वोट उन्होंने दोनों को कंसोलिडेट कर लिया, मिलकर चुनाव लड़ेंगे। हमारा राजनीतिक अनुमान यह कहता है कि अगर केजरीवाल की गिरफ्तारी का दिल्ली के लोगों पर कोई असर नहीं हुआ, मान लीजिए कोई असर नहीं होता है, तो इस बार भी बीजेपी दिल्ली की 7 लोकसभा सीटों पर चुनाव जीतेगी। लेकिन अगर केजरीवाल के प्रति लोगों में थोड़ी सी भी सहानुभूति दिखी और आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का वोट शेयर पिछली बार के मुकाबले 6% बढ़कर 41 से 47% अगर हो गया, तो इंडिया गठबंधन को दिल्ली में 2 लोकसभा सीटों पर जीत मिल सकती है। जबकि अगर उनका वोट शेयर 6 की बजाय 9% बढ़ गया, तो फिर उन्हें 5 सीटें मिल सकती हैं और 12% अगर इन दोनों का वोट शेयर बढ़ गया, तो आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के गठबंधन को दिल्ली की सभी 7 लोकसभा सीट पर जीत मिल सकती है। यानी अगर अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी से दिल्ली में सहानुभूति की लहर पैदा हुई, तो आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का वोट शेयर 41% से बढ़कर 53% हो सकता है और दिल्ली की सभी 7 सीटों पर इंडिया गठबंधन को जीत मिल सकती है। तो देखिए, यह निर्भर इस बात पर करता है कि ये पहली बात, सहानुभूति लहर चलती भी है या नहीं, और इस सहानुभूति लहर से इन दोनों पार्टियों का वोट शेयर कितना बढ़ता है। अगर 6% बढ़ता है तो 2 सीटें मिलेंगी, 9% बढ़ता है तो 5 सीट मिलेंगी, और अगर उससे ज्यादा बढ़ जाता है, 12% बढ़ जाता है, तो सारी सीटें यानी 7 की 7 सीटें ये जीत सकते हैं। और अगर कोई सहानुभूति लहर नहीं चलती, तो फिर बीजेपी 7 की 7 सीटें दिल्ली में जीत लेगी। आज से हम आपके लिए एक नई पॉलिटिकल सीरीज शुरू कर रहे हैं, राजनीतिक सीरीज, जिसमें हम आपको बहुत ही सरल भाषा में चुनावी दांवपेच समझाएंगे, ताकि आप भी नेताओं की राजनीति को, उनके चुनावी गणित को, उनकी राजनीतिक भाषा को, उनके कैलकुलेशंस को अच्छी तरह से समझ पाएं। और इस सीरीज के पहले अंक में आज हम आपको यह बताएंगे कि बीजेपी ने अपने 34% सांसदों के टिकट इस बार क्यों काट दिए और कांग्रेस अपने इतिहास में इस बार सबसे कम सीटों पर चुनाव क्यों लड़ रही है। बीजेपी ने अब तक 403 लोकसभा सीटों पर अपने उम्मीदवारों की घोषणा की है, जिनमें 104 सीटों पर बीजेपी ने अपने मौजूदा सांसदों का टिकट काट दिया। यानी पिछली बार जिन 303 लोकसभा सीटों पर बीजेपी के सांसद थे, उन 303 सांसदों में से 104 यानी 34% सांसदों पर बीजेपी ने कैंची चला दी और 34% सांसदों के टिकट काट दिए। इसका मतलब यह है कि हर 3 सांसदों में से 1 सांसद को इस बार बीजेपी से टिकट नहीं मिला, हर 3 में से 1। जबकि पिछली बार बीजेपी ने अपने 119 यानी 42% सांसदों का टिकट काटा था और इस रणनीति से बीजेपी को तब चुनावों में काफी फायदा हुआ था। उस समय भारत में कुल 119 सीटें ऐसी थीं जहां पर बीजेपी के सांसदों के खिलाफ लोगों में नाराजगी थी और इस एंटी इनकम्बेंसी की वजह से बीजेपी को इन लोकसभा सीटों पर नुकसान हो सकता था। और इसी को ध्यान में रखते हुए तब बीजेपी ने इन सभी सीटों पर अपने उम्मीदवार बदल दिए थे और 100 से ज्यादा सीटों को उन्होंने फिर से जीत लिया था नए उम्मीदवारों के साथ। और इस तरह से एंटी इनकम्बेंसी का इन लोकसभा चुनावों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा था। मैं बात कर रहा हूं 2019 की। इस बार भी बीजेपी यही कर रही है। उसने अब तक 34% सीटों पर अपने मौजूदा सांसदों का टिकट काट दिया। हालांकि यह आंकड़ा अभी और भी बढ़ सकता है, क्योंकि बीजेपी ने अभी अपनी सभी सीटों पर उम्मीदवारों के नामों की घोषणा नहीं की है। देश की 543 लोकसभा सीटों में से 403 सीटों पर बीजेपी ने और 71 सीटों पर बीजेपी के सहयोगी दलों ने अपने उम्मीदवारों की नामों की घोषणा की है। जबकि 69 सीटें अभी ऐसी हैं
जिन पर बीजेपी और उसके सहयोगी दलों के उम्मीदवारों के नामों का ऐलान होना अभी बाकी है। तो पहले तो आप ये गणित समझ लीजिए, बीजेपी 403 नाम घोषित कर चुकी है, उसके सहयोगी दल 71 सीटों के नाम घोषित कर चुके हैं और अभी 69 पर घोषणा होनी बाकी है। यह हिसाब किताब हो गया एनडीए का। दूसरी तरफ कांग्रेस ने अब तक सिर्फ 208 सीटों पर और उसके सहयोगी दलों ने 224 सीटों पर अपने लोकसभा उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है, जबकि 111 सीटों पर कांग्रेस और इंडिया गठबंधन के उम्मीदवारों के नामों की घोषणा होनी अभी बाकी है। और इससे आप समझ सकते हैं कि इस बार शायद कांग्रेस 300 सीटों पर भी चुनाव नहीं लड़ेगी। समझने वाली बात यह है कि बीजेपी तो लगभग 430 सीटों पर लड़ रही है, लेकिन कांग्रेस शायद बहुत कम सीटों पर चुनाव लड़ रही है। कांग्रेस के सहयोगी दल अब तक 224 सीटों पर अपने उम्मीदवारों के नामों की घोषणा कर चुके हैं और अगर अनुमान हम लगाएं तो 50 और सीटों पर भी कांग्रेस के सहयोगी दल ही अपने उम्मीदवारों को चुनाव में टिकट अगर दे देते हैं तो ऐसे में कांग्रेस भारत में 269 सीटों पर ही चुनाव लड़ पाएगी, जिसका सीधा मतलब यह होगा कि चुनावों से पहले ही कांग्रेस बीजेपी से बहुत पीछे चली जाएगी। बीजेपी लगभग 430 सीटों पर चुनाव लड़ेगी और अनुमान है कि कांग्रेस सिर्फ 269 सीटों पर ही लोकसभा का चुनाव लड़ेगी। इस तरह चुनावों से पहले ही कांग्रेस और बीजेपी, जो कांग्रेस है वो बीजेपी से लगभग 150 सीटें पीछे चली जाएगी। और यह बात इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि कांग्रेस ने आज तक 400 से कम सीटों पर लोकसभा का चुनाव कभी नहीं लड़ा है। कांग्रेस पार्टी ने, अब ये आप देखिएगा, कांग्रेस पार्टी ने वर्ष 2004 में 417 सीटों पर, 2009 में 440 सीट, 2014 में 464 और 2019 में 421 सीटों पर चुनाव लड़ा। और पिछले दो लोकसभा चुनावों में कांग्रेस पार्टी का जो विनिंग परसेंटेज है वो रहा है लगभग 10%, यानी जितनी भी सीटों पर उसने चुनाव लड़ा है उनमें से लगभग उसने 10% सीटें जीती हैं। यानी कांग्रेस अगर इस बार 269 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ती है तो उसे इस औसत के हिसाब से पिछले दो चुनावों के विनिंग परसेंटेज के हिसाब से सिर्फ 27 सीटों पर जीत मिल सकती है। इसमें आप थोड़ा बहुत ऊपर नीचे कर सकते हैं, हम सिर्फ प्योर कैलकुलेशन और गणित की बात कर रहे हैं क्योंकि उसका विनिंग जो परसेंटेज है वो 10% है। अगर आप देखें पिछली बार 421 का भी अगर आप देखें तो 10% होता है 42, पिछले उससे पहले उन्होंने 464 पर था, उसका 10% होता है 46 और कांग्रेस ने लगभग अगर आप 5-10 सीटें ऊपर नीचे कर सकते हैं तो लगभग कांग्रेस ने इतनी ही सीटें जीती हैं। इसलिए हमें लगता है कि कांग्रेस को अगर बीजेपी को टक्कर देनी भी है तो उसे कम से कम बीजेपी के बराबर तो सीटों पर चुनाव लड़ना ही चाहिए था, तभी वो असल में एक बड़ी राष्ट्रीय पार्टी कहलाएगी, राष्ट्रीय पार्टी मानी जाएगी। लेकिन इस बार कांग्रेस अपने इतिहास में सबसे कम सीटों पर चुनाव लड़ रही है, लगभग 270 सीटों पर ही कांग्रेस चुनाव लड़ रही है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जब चुनाव ही लड़ा है 270 पर तो फिर इनमें से कितनी सीटें कांग्रेस जीतेगी। 10% के हिसाब से लगाएं तो सिर्फ 27 सीटें और अगर थोड़ा बहुत अगर आप ऊपर भी कर लेंगे तो बहुत बढ़कर शायद 50 सीटें। यह सिंपल कैलकुलेशन मैं आपको बता रहा हूं। हालांकि चुनाव में और भी बहुत तरह का जो गणित होता है और भी बहुत तरह का जो वोट बैंक होता है उसके कैलकुलेशंस आते हैं, फैक्टर वो भी बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। लेकिन तो भी अगर आप देखें तो विनिंग जो परसेंटेज है कांग्रेस का वो 10% है। एक और बड़ी बात यहां यह है कि अगर कांग्रेस कम सीटों पर चुनाव लड़ेगी तो उसका वोट शेयर भी पहले से कम हो जाएगा और वोट शेयर का कम होना कांग्रेस के लिए इस समय बहुत खतरनाक हो सकता है। उसके वोटों की जो संख्या है वो भी बहुत गिर जाएगी। तो देखिए, वोटों की संख्या भी अगर गिरेगी तो ये कांग्रेस के लिए अच्छी बात नहीं है। ये मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि पिछले 15 वर्षों में कांग्रेस का जो वोट है, जो उसे मिलते हैं वोट, वो बिल्कुल भी बढ़े नहीं है, जबकि इसी अवधि में बीजेपी के 15 करोड़ वोट बढ़ चुके हैं। मैं आपको थोड़ा बड़ी स्क्रीन पर जाकर बताता हूं जिसमें आपको समझ में आएगा कि मैं आपको क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं। देखिए, सबसे पहले तो आप ये समझ लीजिए कि हमारे देश में वोटर कितने हैं। 2009 में आप देखिए टोटल वोटर थे 71 करोड़ और वोट दिया था 41 करोड़ लोगों ने। उसके बाद 2014 में टोटल वोटर हुए 83 करोड़ और वोट दिया था 54
करोड़ लोगों ने, और 2019 में यानी पिछले लोकसभा चुनाव में वोटर हो गए टोटल लगभग 91 करोड़ और वोट दिया था लगभग 60 करोड़ लोगों ने। तो ये तो मैंने आपको वोटर्स का बता दिया। और इस बार जो वोटर्स की संख्या है वो है 96 करोड़। पिछली बार था 91, इस बार लगभग 96 करोड़ वोटर्स हमारे देश में हिस्सा लेंगे चुनावों में। अब देखिए अगली स्क्रीन पर, वर्ष 2009 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी को, अब देखिए कितने वोट मिले थे। कांग्रेस को 11 करोड़ 90 लाख वोट मिले। फिर 2014 में, 2009 में अगर आप देखेंगे तो 11 करोड़ 90 लाख जब वोट मिले थे कांग्रेस को, यहां अगर आप देखेंगे तो तब कांग्रेस पार्टी जीत गई थी और उन्होंने दोबारा से अपनी सरकार बना ली थी। और बीजेपी को तब मिले थे सिर्फ 7.8 करोड़ वोट। अब आगे बढ़ते हैं 2014 में, देखिए क्या हुआ। 2014 में कांग्रेस का जो टोटल वोट है 11 करोड़ 90 लाख से घटकर 10 करोड़ 70 लाख पे आ गया, कम हो गए कांग्रेस के वोट। लेकिन बीजेपी 7 करोड़ से बढ़कर 17.2 करोड़ पर पहुंच गई 2014 में, और यहीं पर तभी मोदी जी प्रधानमंत्री बने। अब आगे चलिए, यह है पिछला लोकसभा चुनाव। पिछले लोकसभा चुनाव में 10 करोड़ वोट से कांग्रेस को मिले 11.9 करोड़, थोड़ा सा बढ़ गया। यानी 2019 में कांग्रेस पार्टी को उतने ही वोट मिले जितने कि 2009 में मिले थे। 11.9 करोड़ तब मिले थे 2009 में, और 2019 में 10 साल बाद भी 11.9 करोड़ पर ही कांग्रेस पार्टी अभी है। लेकिन बीजेपी देखिए कहां से कहां निकल आई। बीजेपी का ये ग्राफ देखिए आप, लगातार बीजेपी का ग्राफ ऊपर चलता चला जा रहा है, और 2019 में बीजेपी को मिले 22.9 करोड़ वोट। तो बीजेपी अगर आप देखें तो 2009 से लगभग 3 गुना वोट बीजेपी के बढ़ गए। और कांग्रेस को अगर आप देखेंगे तो कांग्रेस आज भी वहीं खड़ी है जहां 2009 में खड़ी थी। लेकिन 2009 में कांग्रेस ने 400 से ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ा था, तब 11 करोड़ वोट मिले। इस बार अगर वो 270 सीटों पर ही चुनाव लड़ती है तो ये 11 करोड़ वोट भी नहीं मिलेंगे, बल्कि इस बार उसकी जो टैली है वो और नीचे आ जाएगी। और ये कांग्रेस के लिए एक खतरनाक बात होगी। यानी जिन 15 वर्षों में कांग्रेस का एक भी वोट नहीं बढ़ा, उन्हीं 15 वर्षों में बीजेपी के 15 करोड़ वोट बढ़ गए, यहां आप देख पाएंगे। और इस बार अगर 5 से 6 या 7 करोड़ वोट भी बीजेपी के और बढ़ गए तो हो सकता है बीजेपी इस बार 30 करोड़ के आंकड़े को शायद पार कर पाए या 30 करोड़ के आसपास आ जाए, जो कि बहुत बड़ा आंकड़ा हो जाएगा। अब इन आंकड़ों से आप यह समझ सकते हैं कि कांग्रेस को अपने वोट बढ़ाने पर काम करना चाहिए था, ताकि इस बार उसे 11 करोड़ की बजाय 12, 13, 14, 15 करोड़ वोट मिले कम से कम। लेकिन कांग्रेस उल्टी तरफ जा रही है। कांग्रेस इस समय हर सीट पर उम्मीदवार बढ़ाने पर काम कर रही है। वो उल्टी रणनीति है। वो सीटें नहीं बढ़ा रही, वो कह रही है कि उम्मीदवार बढ़ा दो, ताकि वो ईवीएम से होने वाले चुनावों को रोक सके और बैलेट पेपर से चुनाव करा सके। तो कांग्रेस की जो पूरी कोशिश है वो है कि चुनाव किसी तरह से बैलेट पेपर से हो जाए और ईवीएम बाहर हो जाए। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री और राजनांदगांव सीट से कांग्रेस के लोकसभा उम्मीदवार भूपेश बघेल ने एक ऐसा बयान दिया है, या कह लीजिए एक ऐसा आइडिया दिया है, जिस पर पूरे देश में एक नई बहस छिड़ गई है। भूपेश बघेल का कहना है कि अगर किसी लोकसभा सीट पर चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों की संख्या 375 से ज्यादा हो गई तो चुनाव आयोग उस सीट पर ईवीएम से चुनाव नहीं करवा पाएगा, क्योंकि ईवीएम से इतने उम्मीदवारों के बीच चुनाव कराना संभव ही नहीं है, और ऐसी स्थिति में उस सीट पर बैलेट पेपर से चुनाव होंगे। और इसीलिए भूपेश बघेल ने कांग्रेस के कार्यकर्ताओं से कहा है कि वो बतौर निर्दलीय उम्मीदवार बड़ी संख्या में लोकसभा सीटों से अपना नामांकन दायर करें, ताकि चुनाव आयोग ईवीएम से चुनाव ना कर पाए।
भूपेश बघेल के इस बयान के खिलाफ बीजेपी अब चुनाव आयोग पहुंच गई है और उसने भूपेश बघेल पर लोगों को ईवीएम के खिलाफ भड़काने का आरोप लगाया है। लेकिन आज बड़ा सवाल यह है कि क्या अगर किसी एक लोकसभा सीट पर चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों की संख्या 375 से ज्यादा हो जाए तो उस सीट पर चुनाव आयोग को बैलेट पेपर से चुनाव कराने पड़ेंगे? तो इसका जवाब यह है कि भूपेश बघेल का यह दावा काफी हद तक सही है। भारत में अभी जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स इस्तेमाल होती हैं उनसे उन्हीं सीटों पर चुनाव कराए जा सकते हैं जहां नोटा को मिलाकर कुल उम्मीदवारों की संख्या 384 या उससे कम होती है। और ये वो ईवीएम्स हैं जिन्हें वर्ष 2013 में चुनाव आयोग ने लॉन्च किया था। और ये ईवीएम्स इसलिए लॉन्च की गई थी क्योंकि इससे पहले उन्हीं सीटों पर ईवीएम से चुनाव कराए जाते थे या कराए जा सकते थे जिन सीटों पर उम्मीदवारों की संख्या 64 या उससे कम होती थी। इससे ज्यादा क्षमता इन ईवीएम्स की नहीं थी। लेकिन वर्ष 2010 में जब आंध्र प्रदेश में हुए उपचुनाव के दौरान 5 विधानसभा सीटों पर 64 से भी ज्यादा उम्मीदवारों ने चुनाव लड़ने के लिए नामांकन दायर किया तो चुनाव आयोग को उन सीटों पर बैलेट पेपर से चुनाव कराने पड़े। और इसी के बाद चुनाव आयोग ईवीएम का यह नया मॉडल लेकर आया जिसमें अब एक सीट पर नोटा के विकल्प को मिलाकर 384 या उससे कम उम्मीदवारों के बीच ही चुनाव कराया जा सकता है। लेकिन अगर किसी सीट पर उम्मीदवारों की संख्या 384 से ज्यादा होती है तो ऐसी स्थिति में चुनाव आयोग उस सीट पर ईवीएम से चुनाव नहीं करा सकता बल्कि उस सीट पर तब बैलेट पेपर से ही चुनाव कराना पड़ेगा। ऐसा इसलिए क्योंकि अभी ईवीएम की जो मास्टर कंट्रोल यूनिट है उससे अधिकतम 24 बैलेट यूनिट को ही जोड़ा जा सकता है। 24 बैलेट यूनिट्स जुड़ सकती है। बैलेट यूनिट्स उसे कहते हैं जिसमें उम्मीदवारों के नाम और उनका चुनाव चिन्ह वोटर्स को दिखाई देता है। और अभी एक बैलेट यूनिट में अधिकतम 16 उम्मीदवारों के नाम आ सकते हैं। और इस तरह अगर 24 बैलेट यूनिट्स को एक कंट्रोल यूनिट से जोड़ा जाता है तो अधिकतम 384 उम्मीदवारों के नाम दिख सकते हैं। लेकिन अगर उम्मीदवारों की संख्या इससे भी ज्यादा हो तो फिर उस सीट पर चुनाव बैलेट पेपर से ही कराना पड़ेगा। और इसीलिए भूपेश बघेल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को लोकसभा चुनाव में निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर बड़ी संख्या में नामांकन दायर करने के लिए कह रहे हैं। हालांकि एक बड़ी बात यह है कि अगर किसी सीट पर ज्यादा उम्मीदवार होने की वजह से बैलेट पेपर से चुनाव होते हैं तो ये चुनाव भी आम लोगों के लिए व्यवहारिक नहीं होंगे, वोटर्स के लिए भी, क्योंकि ऐसी स्थिति में वोटर्स को 384 से ज्यादा उम्मीदवारों के बैलेट पेपर्स में से किसी एक उम्मीदवार के बैलेट पेपर पर वोट देना होगा और यह व्यवहारिक नहीं है। ऐसी स्थिति में बैलेट पेपर्स को नुकसान पहुंचने पर लोगों के वोट रद्द भी हो सकते हैं। इसलिए भूपेश बघेल ने ईवीएम का तोड़ तो निकाल लिया लेकिन उन्हें यह भी सोचना पड़ेगा कि लोग सैकड़ों बैलेट पेपर्स में से किसी एक बैलेट पेपर पर कैसे अपना वोट डाल पाएंगे। वर्ष 2019 में हमारे देश में 542 लोकसभा सीटों पर 8,039 उम्मीदवारों ने चुनाव लड़ा था। इसका मतलब हर सीट पर औसतन 15 उम्मीदवार चुनाव लड़े, क्योंकि एक बैलेट यूनिट में अभी नोटा को मिलाकर 16 उम्मीदवारों के नाम आ सकते हैं। इसलिए ईवीएम से चुनाव कराना मुश्किल नहीं होता। लेकिन क्या आपको पता है कि अगर किसी सीट पर 200 उम्मीदवार भी चुनाव लड़ने के लिए खड़े हो जाएं तो उस सीट पर ईवीएम से चुनाव कराना मुश्किल भी हो जाता है और उस एक सीट पर चुनाव कराने का खर्च भी बढ़ जाता है। इस बात को आप पिछले लोकसभा चुनावों के एक उदाहरण से समझिए। 2019 में तेलंगाना की निजामाबाद लोकसभा सीट पर 185 उम्मीदवारों ने नामांकन भरा, जिसकी वजह से चुनाव आयोग को अकेले सिर्फ इस एक सीट पर 26,820 ईवीएम्स लगानी पड़ी, क्योंकि एक ईवीएम का चुनावी खर्च 17,000 रुपए होता है। इसलिए इस सीट पर ही चुनाव कराने में लगभग 45 करोड़ रुपए खर्च हो गए। और इसलिए अब बीजेपी भूपेश बघेल पर आरोप लगा रही है कि उन्होंने ईवीएम का तोड़ निकालने के चक्कर में लोकसभा चुनावों की प्रक्रिया को ही प्रभावित करने की कोशिश की है। इलेक्शन कमीशन जब इसी ईवीएम से तेलंगाना में चुनाव कराता है तब उस चुनाव को आप मान लेते हैं, और जब आप इलेक्शन हार जाते हैं या हारने की स्थिति में होते हैं तब ईवीएम पर सवाल खड़े करने के लिए अलग अलग तरीकों से कुतर्क देते हैं। तो मुझे लगता है आज भूपेश बघेल ने इस प्रकार का तर्क अपनाकर यह बता दिया है कि ईवीएम महज एक बहाना है, क्योंकि राहुल गांधी और परिवार को हार से बचाना है। अब आपको यह बताते हैं कि दुनिया के 8वें सबसे अमीर उद्योगपति
बिल गेट्स ने दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के सबसे लोकप्रिय नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक इंटरव्यू किया है और इस इंटरव्यू में उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी के साथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से भारत के यूपीआई पर एक खास चर्चा की है। एआई से लेकर यूपीआई तक तमाम मुद्दों पर चर्चा हुई है। इस इंटरव्यू का पूरा वीडियो आपको 29 मार्च को देखने को मिलेगा, लेकिन उससे पहले इस इंटरव्यू के कुछ खास अंश आज हम आपको दिखाते हैं। Great to see you. India's not only adapting technology, but it's actually leading the way. यहाँ बच्चा पैदा होता है तो आई भी बोलता है, AI भी बोलता है। I'm using my नमो ऐप, ये मेरा फोटो बूथ है। अब आप सेल्फी ले लीजिए इस पर। Wow. So, One of the themes I think India brings to technology is that it should be available for everyone. गांव में महिलाएं मतलब भैंस को चराएगी, गाय को चराएगी, दूध दोहेगी, नहीं, मैं उसके हाथ में टेक्नोलॉजी दे रहा था। मैं ड्रोन दीदी से इन दिनों बातें करता हूँ, उनको इतनी खुशी है, वो कहते हैं हमको साइकिल चलाना नहीं आता था, आज हम पायलट बन गए, हम ड्रोन चला रहे हैं। Well, India brings to the climate change a rich history of caring about the environment. ये जो जैकेट है ये रिसाइकल मटेरियल का है। प्रगति के पैरामीटर हमने क्लाइमेट फ्रेंडली बना रहे थे, आज हमारे प्रगति के सारे पैरामीटर एंटी क्लाइमेट है। During the pandemic, it was fantastic that the vaccines got invented and India made a lot of those. How did you manage the communication? आप लोगों को एजुकेट कीजिए और उनको साथ लेकर के चलिए। ये वायरस वर्सेस गवर्नमेंट नहीं है, ये लाइफ वर्सेस वायरस की लड़ाई। You're one of the hardest working people ever. When you do want to relax, do you have a game or something that helps you to take time off? मुझे बहुत अच्छा लगा और कई विषयों पर ऐसे गप्पे मारने का मौका मिला। अब आप बिल गेट्स की रेंज को देखिए। वो जब भारत आते हैं तो डॉली चाय वाले की चाय पीने का भी वीडियो बनाते हैं, डॉली चाय वाले की चाय की रेहड़ी पर जाते हैं, उसके साथ चाय पीते हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर इंटरव्यू भी करते हैं। जबरदस्त रेंज है बिल गेट्स की। और आपको याद होगा 2019 का जब चुनाव आया था पिछली बार, तब प्रधानमंत्री मोदी ने फिल्म स्टार अक्षय कुमार के साथ एक इंटरव्यू किया था जो बड़ा सुपरहिट हुआ था और हर न्यूज चैनल्स पर और अखबारों में वो इंटरव्यू छपा था। अब कुछ वैसा ही इंटरव्यू इस बार उन्होंने चुनाव से ठीक पहले बिल गेट्स के साथ किया है और ये इंटरव्यू जिस दिन रिलीज होगा उस दिन सारे न्यूज चैनल्स पर शायद छाया रहेगा और भारत के मीडिया में और अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में भी इस इंटरव्यू की बड़ी चर्चा होगी, क्योंकि ये बड़ा यूनिक कॉन्सेप्ट है कि दुनिया के सबसे अमीर व्यक्तियों में से एक, दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेताओं में से एक का इंटरव्यू कर रहे हैं। ये तस्वीरें आप देखिए, 2019 से पहले प्रधानमंत्री मोदी ने कुछ नया किया जब उन्होंने फिल्म स्टार अक्षय कुमार को बुलाया इंटरव्यू के लिए और इस इंटरव्यू की सब जगह चर्चा हुई थी। और इस बार 2024 से पहले अब उन्होंने एक और नया आइडिया सोचा है और इस बार उनका इंटरव्यू कर रहे हैं बिल गेट्स। अब हम आपको उन दो लड़कियों के बारे में बताएंगे जिनकी अश्लील रील्स होली के मौके पर वायरल हो गई थी, शायद आपने भी देखी होंगी। और आज नोएडा पुलिस ने इन दोनों लड़कियों और इनके साथ रील बनाने वाले एक लड़के को गिरफ्तार कर लिया और इन पर कुल मिलाकर 80,000 रुपए का जुर्माना लगाया गया है। सबसे बड़ी बात यह कि जब पुलिस ने इन्हें गिरफ्तार किया तो इन्होंने अपने चेहरे छिपाए हुए थे, जबकि गिरफ्तारी से पहले जब ये रील्स बनाते थे तो ये अपना चेहरा पूरी दुनिया भर को दिखाकर रील्स बनाते थे। यानी जब अश्लील रील्स बनाई तब इन्होंने अपना चेहरा नहीं छुपाया, लेकिन जब पुलिस ने पकड़ लिया तो आज अपना चेहरा छुपा रहे हैं। अब देखिए, दोनों ही लड़कियां बहुत कम पढ़ी लिखी हैं और बेरोजगार हैं और दिन भर सिर्फ रील्स बनाती हैं और ये रील्स के नशे में चूर हैं और अपनी रील्स को वायरल करने के लिए किसी भी स्तर तक जाने के लिए तैयार है। लेकिन अब इन्हें अपनी इस गलती का पछतावा हो रहा है और गिरफ्तारी से पहले इन्होंने एक इंटरव्यू में हमसे कहा कि इनके पास तो जुर्माना भरने के लिए भी पैसा नहीं है। आप उस स्कूटी में बैठी हैं जो वीडियो वायरल हो रहा है और गिरी हैं, तो कहाँ का वो वीडियो है और क्या हो रहा था उस वक्त? वो वीडियो है 101, वहाँ पे एक वेदवन पार्क है, वहाँ पे हम वीडियो शूट करने जाते हैं। तो वही मैंने रोड पे 4 बजे पार्क खुलता है वो वाला, तो मैंने उसके बाद मतलब
वेट करने में बड़ा बोर हो रहे थे, फिर मैंने सोचा कि बाहर ही बना लें, फिर बस 1-2 ही वीडियो बनाई, ज्यादा नहीं बनाई थी। तो अब आप लोग को पता है कि ये चालान नोएडा पुलिस ने काट दिया? हाँ, मुझे ये वीडियो वायरल हुई थी बहुत ज्यादा, तो इंस्टाग्राम पे मुझे मेरे दोस्तों लोगों ने मेरे पास भेजी, तो से पता लगा मुझे। स्कूटी जो है वो है विनीता की। अब विनीता से हम बात करते हैं, ये स्कूटी आपकी है? जी सर, मेरी स्कूटी है। तो पुलिस ने आपसे कांटेक्ट किया? जी सर, किया। क्या बोला, पूरा आराम से बताइए। मुझे पुलिस ने फोन करके बोला था कि आप विनीता बोल रही हैं। मैंने की जी, कि आपकी स्कूटी है। मैंने की जी, कि तो आप स्कूटी लेके और वो लेके खुद आ जाओ, अपने फ्रेंड जो वीडियो बना रहे थे, जो गिरी लड़के, उनको लेके आ जाओ। तो मेरे को डर लग गया, तो मैंने वो सोचा कि मैं कि सर ऐसा कैसा क्या होगा कि FIR दर्ज होगा। मेरे को और ज्यादा डर लगने लगा, तो फिर मैं क्या कि डर की वजह से मैं नहीं गई फिर वहाँ पर। तो अभी तक आप पुलिस के पास नहीं गई? नहीं, तो फिर उनका फिर फोन भी नहीं आया। लेकिन मैं बहुत परेशान हूँ, इसलिए एक वीडियो मेरा वायरल हुआ, उसको लोग बोल रहे हैं कि अश्लीलता फैला रहे हैं, वो फैला रहे हैं। लेकिन इस तरह से हम अपनी होली की खुशी में हमने वीडियो बना दिया है वो, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है कि पब्लिक को हम गलत दिखाना चाह रहे हैं। देखिए, ये खबर उन सभी युवाओं के लिए एक चेतावनी है जो रील्स के नशे में चूर रहते हैं, जिनकी जिंदगी का सारा लक्ष्य सिर्फ ये होता है कि उनका वीडियो किसी तरह वायरल हो जाए और फिर वो सोशल मीडिया से पैसा कमाए। और ऐसे लोग जिन्हें वायरल होने का नशा है, आज उन्हें यह समझ जाना चाहिए कि इस नशे का भविष्य क्या है। अगर आप इन लड़कियों का प्रोफाइल देखेंगे तो ये कम पढ़ी लिखी हैं, इनके पास रोजगार नहीं है, ये सिर्फ दिन भर रील्स बनाती हैं और ये सोचती हैं कि रील्स बनाने से ही इनकी आमदनी भी होती रहे। और जब आमदनी नहीं होती, क्योंकि आमदनी तब होगी जब रील वायरल होगी। अब वायरल अगर नहीं हो रही है क्योंकि इनके पास ऐसा कोई हुनर, ऐसा कोई कौशल नहीं है, तो फिर ये उल्टी सीधी हरकतें करते हैं। आपने भी देखा होगा, हमारे देश में लोग कभी खतरनाक स्टंट करते हैं, उल्टी सीधी हरकतें करते हैं, अश्लील हरकतें करते हैं, सिर्फ इसलिए कि ये रील जो है किसी तरह वायरल हो जाए। वायरल होगी तो फिर इनके फॉलोअर्स बढ़ेंगे और फॉलोअर्स बढ़ेंगे, व्यूज बढ़ेंगे, तो फिर इन्हें कुछ पैसा भी शायद मिलने लगेगा। ये नैतिक रूप से भी एक सही बिजनेस मॉडल नहीं है। और जो लोग भी हमारे देश के युवा जिन्हें रील्स का ये नशा है, जो सोचते हैं कि वो रील्स बना बनाकर इसे जीवन यापन का एक तरीका बना लेंगे, आज उनके लिए ये एक बहुत बड़ी चेतावनी है। ऐसी रील्स बनाने में ना तो आपको सम्मान मिलेगा, ना आपको पैसा मिलेगा, और जो पुलिस आपको पकड़ कर ले जाएगी, चालान होगा, FIR होगी, वो अलग। और जो लोग मन में उतरते हैं उन्हें संभाल कर रखिए, और जो लोग मन से उतरते हैं उनसे संभल कर रहिए।